ये काम तो धर्माचार्यों को करना चाहिए जो हम कह रहे थे। अब सवाल है कि सरकार को और क्या करना चाहिए, जो बात मैं द्विवेदी जी से कह रहा था। छिनैती हुई, चेन छीन ली, मोबाइल छीन लिया, मुकदमा दर्ज हो गया, मुंशी घूम रहा है फाइल लेके, आईओ मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, महीनों सालों वो गोल मटोल मामला चल रहा है। ठीक है, चलने दो, वो भारत की एक नियति है। लेकिन ये चेन छीनना और मोबाइल छीनना तो है नहीं, ये राष्ट्रीय आपदा में राष्ट्र के मनोबल के विरुद्ध युद्ध है। फिर दोहराता हूं, राष्ट्रीय आपदा के समय राष्ट्र के सामूहिक मनोबल के विरुद्ध युद्ध है ये। तो क्या समय नहीं आ गया कि कानून में तरमीम की जाए, बदलाव किया जाए, एक निर्णायक व्यवस्था हो? आप ऐसा करेंगे तो अंतिम परिणाम के लिए तैयार रहिए। अगर देश में यह मांग उठने लगे कल, तो क्या परिस्थिति बनेगी कि शूट एंड साइट करिए। इस व्यवस्था में जो भी आदमी इस ढंग की हरकत करे, जो भी समूह, उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो युद्ध काल में होता है। तब अमिताभ जी, मुझे लगता है कि इस पूरे टॉपिक पे हम लोग कई दिनों कई बार तबसरा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं, और मैं फिर भी उसको डिस्कशन में लाता हूं। कुछ रिपीटिशंस होंगे, लेकिन बात वही है तो दवा भी वही जब होगी। घटनाएं लगातार घटती हैं तो फिर भारी मन से उसी विषय पर आना पड़ता है। जी, बिल्कुल। वरना मैं तो किसान और मजदूर के मुद्दों पर चला गया था। मैंने जमात का मुद्दा छोड़ दिया था, ये जानते हुए भी कि उत्तर प्रदेश में 68% कंट्रीब्यूशन जमात का है कोरोना में, फिर भी मैंने छोड़ दिया था मुद्दा। नहीं, मैंने देखा कल का भी जी, मैंने कल का भी देखा। देखिए, मैं शुरुआत में 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं जी। पहली कि ये जो भी घटनाक्रम है, ये एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी स्पेसिफिक कैरेक्टर, नंबर 1। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूं, इसका कम्युनिटी स्पेसिफिक कोई मामला नहीं है, ये एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है। और अगर एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है तो विजा विज ये एनालाइज करना होगा कि जो आपके पास अभी प्रोविजंस हैं, डिटरेंट पावर्स हैं, क्या वो इस विशेष परिस्थिति को डील करने के लिए काफी है कि नहीं। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि कोई भी कानून, कोई भी संविधान घटना के सापेक्ष होता है, युग सापेक्ष होता है, काल सापेक्ष होता है। तो इस समय की परिस्थितियों को डील करने के लिए विशेष परिस्थिति के अंदर आपको एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। थूकने पर एक्ट ऑफ न्यूसेंस जो है, उस पर न्यूसेंस की धारा थूकने वाली और ये जो थूकने की घटनाएं हुई, यह दोनों समतुल्य नहीं है, इसलिए इस पे कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 1। अभी आप फतवे का जिक्र कर रहे थे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है जहां इस्लाम के 72 फिरके एक साथ रहते हैं। लेकिन ये जो ISIS या तालिबानी टाइप की मानसिकता है, मैं तबलीगी भी नहीं कह रहा, तालिबानी टाइप की मानसिकता है, ये ना अहले सुन्नत को मानते हैं, ना शिया हजरात को मानते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इनके लिए तो दंड विधान के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बरेलवी या दारुल उलूम से कहीं से नदवे से फतवा आ भी जाए, कौन सी गारंटी है कल ये उसे तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे, उसका एहतराम करेंगे। और शायद ये डर भी है, जिस डर के कारण से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसके ऊपर बात वहां के क्वार्टर से निकल कर नहीं आ रही। एक बात कहूं पुरी साहब, एक बात कहता हूं मैं, एक चीज भाई और कह लूं, आपको पूरा समय दूंगा। एक बात अभी बीच में फिर भूल जाऊंगा। आपने अच्छी बात कही और इस बात को पहले मौलाना यासूफ कह भी चुके एक और भी अवसर पर मुझसे। ठीक है, मैं जानता भी हूं इस सत्य को, लेकिन मालूम है मैंने प्रस्ताव क्यों रखा फिरंगी बेली साहब के सामने? बहुत चिंतन के बाद रखा, वरना मैं उनके कद को जानता हूं। फिरंगी बेली साहब पे ऐसा नहीं बोलता, मेरे मित्र हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अगर मैंने कहा कि आप कोशिश करो, एक बार सब जुट के एक कागज पे दस्तखत तो कर दो, बरेलवी, देवबंदी सब लोग, शिया सुन्नी सब मिलके, तो उसके बाद अगर इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन होगा तो आप लोगों में से बीच में फिर उठ के लोग दूसरी आवाज में तो नहीं बोलोगे। इसलिए मैं कहता हूं पहला अवसर इनको दीजिए। ठीक है, मैं मान धर्माचार्यों को, आपसे सुधरते हो ये लोग, सुधार लीजिए, और नहीं तो राजदंड के लिए
पीछे हटिए, फिर राजदंड को तय करने दीजिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्माचार्यों की जिम्मेदारी है उनको सुधारिए, सिख हैं तो ग्रंथियों की जिम्मेदारी है, क्रिश्चियन है तो पादरियों की जिम्मेदारी है, जैन है तो जैन आचार्यों की जिम्मेदारी है, और मुसलमान है तो मौलानाओं की जिम्मेदारी है। आप नहीं सुधार सकते तो फिर साइड होइए, नेपथ्य में जाइए, फिर कानून के रथ को चलने दीजिए अपनी गति से, और उसका परिणाम देखिए। फिर देश में कानाफूसी नहीं चलेगी, फिर देश में हाय हाय नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पुरी साहब, मैं दो बातें बस यहां पर ऐड करना चाह रहा था। ये जो मानसिकता है, ये जो माइंडसेट है जिसे जेहालियत बोलते हैं, ये जहनियत के लिए किया क्या जाए, क्योंकि खाली हम सवाल का उत्तर दे दें वही काफी नहीं है, हम सल्यूशन के लिए जेरे बहस मुद्दा लाते हैं। शीर्षक है आओ बात करें, तो आओ बात करें का मतलब खाली मजम्मत करें, विरोध करें, निंदा करें नहीं है जी। मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं जी। मैंने इधर कुछ दिनों में साइकोलॉजी का, मेरा विषय नहीं है, मैं सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैंने साइकोलॉजी का कुछ अध्ययन करना शुरू किया, तो साहब पता लगा कि एक विधा ऐसी इस देश में भी है, विश्व में भी है, उसी का एक अंश भारतवर्ष में भी है, जिसे एनएलपी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर्स। तो ये साहब जो एनएलपी वाले लोग हैं, जिन्हें यूनिसेफ ने हायर कर रखा है, वो डिकोड करते हैं लैंग्वेज को, मानसिकता को, नारों को, और उसका ट्रीटमेंट बताते हैं साइकोलॉजिकल। तो जरा एनएलपी के लोगों से मदद ली जाए, ये बड़े बड़े तमगे बांट रखे हैं यूनिसेफ ने उन्हें, और वो भी अपने सोशल मीडिया पर हैशटैग करके लगाए हैं फोटो के साथ। जरा इन एनएलपी के लोगों की मदद लीजिए भाई, इस जालियत से निपटने का, इस जहनियत से निपटने का तरीका क्या है। और दूसरी मैं अपील करना चाहता हूं बिना किसी पॉलिटिकल बायस के, एक एनजीओ है इस देश के अंदर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोगों से भी सरकार नहीं समाज अपील करे कि इस परिस्थिति के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ई मीटिंग क्यों नहीं हो सकती। बड़े बड़े दानिशमंद जो हैं, आलमीन जो हैं, वो जरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुंह से कुछ तो इस पे मुंह खोले।